राधे राधे सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। उम्मीद है शानदार और मस्त होंगे, ठीक ठाक होंगे। काफ़ी दिनों के बाद हम आपके साथ जुड़ रहे हैं और सभी जुड़े रहिएगा। अब यहाँ से आगे जो क्लास आएंगी हमारी वो लगभग सभी टीचर्स की आएंगी। मैथमेटिक्स के भी आपको मिलेंगी क्लासेस, रीजनिंग के भी मिलेंगी, हिंदी के भी मिलेंगी और GS की मैं आपको उत्तर प्रदेश SI को ध्यान में रख करके पढ़ाऊँगा। अब जो हमारी रणनीतिक वीडियो है, ये उत्तर प्रदेश SI का जो एग्जाम देने बच्चे जा रहे हैं उसी को लेकर के बेटा मेरी ये वीडियो है। इस वीडियो को आप अवश्य देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है सबसे पहले ये तय करना है, उसी के बाद आप एग्जाम में आगे तैयारी कीजिए, है ना। भीड़ बहुत पड़ रही है, लगातार भीड़ पड़ रही है, लगातार नोट्स बनाए जा रहे हैं, लेकिन सिलेक्टेड पढ़ना है आपको। बहुत शॉर्ट नोट्स बना करके आपको पढ़ना है ना। तरीके से पढ़ना है, प्लानिंग के साथ पढ़ना है, योजना के साथ पढ़ना है, वही आगे बच्चा जाएगा। भीड़ में आपको शामिल नहीं होना है। तो पिछले 15 वर्षों के ये प्रेमानंद जी महाराज जी हैं, सभी इनका आशीर्वाद आपके हमारे ऊपर सभी के ऊपर है। तो आप अब मेरे साथ जुड़े रहेंगे इस क्लास में। पिछले 15 वर्षों के पेपर हैं जी, ये 15 वर्षों के पेपर हैं 2021 के UPSI के। इन पेपर्स का मैं आपके सामने बिल्कुल विश्लेषण करूंगा, पोस्टमार्टम करेंगे और आप देखेंगे कि पेपर में आ क्या रहा है, आपको पढ़ना क्या है, आपको छोड़ना क्या है, कहां से चीजों को कवर करना है मेरे भाई, है ना। तो देखिएगा पूरे पेपर का GS की मैं केवल बात कर रहा हूं। ये पहली जो हमारी प्लानिंग वीडियो, स्ट्रेटेजी वीडियो GS की है। इसके बाद मैं हिंदी की भी वीडियो आपके लिए लेकर के आऊंगा। तो मेरे साथ आप बने रहें अंत तक और देखिएगा GS में आप कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 30 प्लस 35 प्लस स्कोर GS में कैसे कर सकते हैं आप। तो देखिए, आइए मेरे साथ चलते हैं। देखिए पिछले पेपरों में जहां तक मैंने देखा है, पिछले 2021 के अलग अलग शिफ्ट वाइज जो एग्जाम हुए थे उसमें जितने भी पेपर हैं लगभग 15-16 शिफ्ट के अलग अलग पेपरों का मैंने अध्ययन किया, विश्लेषण किया। उसके बाद मैंने पाया है कि कहां से क्वेश्चन आ रखे हैं। तो देखिए 3 प्रश्न लगभग, ये क्या मैं आपको बात कर रहा हूं लगभग में है, है ना, ये फिक्स डाटा नहीं है, लेकिन लगभग में मैं आपको बता करके चल रहा हूं। 3 प्रश्न अधिकांश 2021 के SI के पेपरों में अलग अलग शिफ्ट में कहां से पूछे गए, बीमारियों से पूछे गए, रोग से पूछे गए। यानी कि बायोलॉजी के सेक्शन को ही प्राथमिकता दी गई है। जैसे बायोलॉजी होती है, केमिस्ट्री और फिजिक्स, तीनों साइंस बच्चा पढ़ता है, क्योंकि बच्चे को पता नहीं भाई क्वेश्चन कहां से आ जाए। लेकिन पुराने पेपर के देखने के बाद ये वीडियो मैं आपको बता रहा हूं और बना रहा हूं आप लोगों के लिए। तो सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे गए 3 से 4 भी पूछे गए साइंस के क्वेश्चन एक सेट में, है ना। तो जो पूछे गए वो बीमारियों को लेकर के, जैसे रेबीज की बीमारी वायरस से फैलती है, डेंगू की बीमारी वायरस से फैलती है, अरु रोग नहीं होता कोई। यहाँ पे क्षय रोग की मैं बात कर रहा हूं। क्षय रोग मतलब TB की बीमारी वायरस से फैलती है। हैजा की बीमारी जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से फैलती है ना। जैसे कॉलरा की बीमारी होती है, या इसे आंत्र रोग बोलते हैं, है ना, या इसे महामारी रोग बोलते थे प्राचीन समय में। क्या बोलते थे, महामारी रोग। हैजा की मैं बात कर रहा हूं। हैजा क्या है, दूषित पानी से फैलता है, गंदे पानी से फैलता है। आमतौर पर बारिश के दिनों में जो गंदा पानी बढ़ जाता है, भराव हो जाता है, उसमें जो मच्छर पनपते हैं उसके माध्यम से ये बीमारी फैलती है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि साइंस पे अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो लगभग 3 से 4 प्रश्न विज्ञान के आपको मिल जाएंगे, और वो भी बीमारियों से पूछे गए। पिछले 15 से 17 पेपरों का अध्ययन करने के बाद मैं आपको ये बात सामने रख रहा हूं। इसके अलावा ये नहीं कि फिजिक्स के नहीं पढ़ने, आपको फिजिक्स का भी थोड़ा सा देखना है, केमिस्ट्री भी देखना है, लेकिन फोकस यहां रखना है आपको, ठीक है। तो एक ये सेगमेंट हुआ आपका साइंस का जो UPSI के लिए आपको तैयार करना है। एक सेगमेंट बेटा मैंने तैयार किया है आपके लिए। अगले सेगमेंट की हम बात करेंगे। सेकंड जो सेगमेंट है हमारा सोशल मीडिया का है। सोशल मीडिया में क्या पढ़ना है आपको, सोशल मीडिया से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बेटा वो 2 से 4 प्रश्न है। 2 से 4 प्रश्न 2021 के पुराने SI के एग्जाम्स में पूछे गए। कितने, 2 से 4 क्वेश्चन पूछे गए सोशल मीडिया में। आजकल डिमांड भी है ना, समय जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो परिवर्तन हो रहा है, बहुत सारे नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, सारे ही बच्चे चलाते हैं, चलाते सभी हैं, लेकिन क्वेश्चन गलत करके आते हैं। तो बेटा UPSI में बड़ा डोमिनेट रहता है सोशल मीडिया का भी, है ना। सोशल मीडिया से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इंस्टाग्राम की हम बात करते हैं, आजकल सभी इंस्टाग्राम चलाते हैं। क्यों सोनू भैया, इंस्टाग्राम चलाते कि नहीं चलाते हैं? कि हमारे स्टूडेंट भी बैठे हैं यहाँ पे, है ना, इंस्टाग्राम पे रहते हैं, सुबह से शाम तक रहते हैं, लेकिन क्वेश्चन आ गया इंस्टाग्राम का तो बेटा सही तो नहीं कर पाओगे, जहां तक मुझे उम्मीद है गलत करके आओगे। लेकिन पूरे दिन लटके रहते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, है ना, नहीं चिपके रहते हैं, पूरा स्टेटस डालते रहेंगे, लेकिन पढ़ना भी है, वो डिमांड भी है आज की, है ना।
अगर मैं बात करूं तो लगभग 77% लोग ऐसे हैं इंटरनेट चलाते समय, जैसे इंटरनेट आप मोबाइल में स्टार्ट करेंगे तो इंस्टाग्राम पे सबसे पहले जाते हैं। तो हमारे इंडिया की जो आबादी है अधिकांश, उसमें से 77% लोग इंस्टाग्राम चला रहे हैं इस समय मैं बात करूं, है ना। तो प्रयोग करते हैं। इंस्टाग्राम स्टार्ट कब हुआ? 2010 में इंस्टाग्राम चलन में आया था, ठीक है। इसके अलावा फेसबुक की मैं बात कर रहा हूं, फेसबुक 2004 में शुरू होता है, ठीक है। इसके अलावा व्हाट्सएप की बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप हमारे भारत के भीतर सबसे ज्यादा चलाया जाता है। व्हाट्सएप पहले स्थान पर है। भारत में जितनी भी जनसंख्या है जो इंटरनेट चलाती है, उसमें से 80% लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? व्हाट्सएप का। सर आवाज ओके, व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। और व्हाट्सएप के बाद सेकंड नंबर पर है इंस्टाग्राम, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। फेसबुक 2004 में भारतीय इस्तेमाल करते हैं। और शुरू कब हुआ जी? 2009 में। व्हाट्सएप कब शुरू हुआ? 2009 में। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इंस्टाग्राम पढ़ना है आपको, फेसबुक पढ़ना है, व्हाट्सएप पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। ये तो मैं बेसिक जानकारी आपको दे रहा हूं। 2 से 4 क्वेश्चन यहां से कवर होंगे, अंदर तक की जानकारी इनकी पढ़नी है और हम आपको पढ़ाएंगे, क्लास लेकर के आएंगे, आपको चिंता नहीं करनी है, हमारे साथ जुड़े रहना है बिल्कुल भी, ठीक है। आगे देखिए, ट्विटर के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, इनके लोगो तक पूछे जाते हैं। फेसबुक का लोगो क्या है, व्हाट्सएप का लोगो क्या है, ट्विटर का लोगो क्या है ना, ये पूछे गए हैं 2021 के पेपर्स में। अगर देखेंगे तो 21 मार्च 2006 को ट्विटर, जैसे इस समय क्या बोलते हैं, एक्स के नाम से जाना जाता है, वर्तमान में क्या बोलते हैं बेटा, एक्स के नाम से जाना जाता है। स्नैपचैट के बारे में, मैसेजिंग ऐप है, कब शुरू हुआ? 2011 में शुरू हुआ था। स्नैपचैट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे स्नैपचैट इस्तेमाल भी करते हैं और बहुत सारे बालक जानते भी नहीं होंगे। तो सोशल मीडिया का अच्छा खासा रोल है यूपी पेपर में, यूपीएसआई के पेपर में, दरोगा वाले में। यूट्यूब की बात करते हैं, यूट्यूब पे जैसे आप पढ़ रहे हैं, जैसे वीडियो देखेंगे हमारे चैनल पर, है ना, और भी आप पढ़ रहे हैं लगातार, 80% लोग इस्तेमाल करते हैं। 2005 में यूट्यूब का प्रारंभ हुआ था, शुभारंभ हुआ था, है ना। आगे बात करते हैं लिंक्डइन, नौकरी या व्यवसाय, क्या ढूंढते हैं लिंक्डइन पे? नौकरी या व्यवसाय सर्च करते हैं सबसे ज्यादा हमारे भारत के अंदर। तो 2003 में ये वाला प्लेटफॉर्म शुरू किया गया था। स्नैपचैट ये एक भारतीय ऐप है, ठीक है। कू ऐप एक भारत सरकार लेकर के आई थी, कू ऐप, KOO, ये ऐप आया था 2014 में, ठीक है। अब इसे बंद कर दिया गया। जैसे ट्विटर जैसे चलता है, ट्विटर के स्थान पर भारत सरकार ने कोशिश करी इस तरीके का एक प्लेटफॉर्म स्थापित करने की, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, उसे बंद कर दिया गया। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि जितने भी सोशल मीडिया मैंने आपको बताए, इनसे क्वेश्चंस पूछे गए पुराने 2016 का पेपर हो, 2017 का पेपर हो और 2021 में लगातार 15 या 16 अलग अलग शिफ्ट के एसआई के पेपर में, सभी में यहां से क्वेश्चंस पूछे गए। तो आपको सोशल मीडिया तैयार करनी है। क्वेश्चन आपको देकर के जाएगा सोशल मीडिया बेटा 2 से 4 क्वेश्चन, है ना। तैयारी तो सभी करते हैं, भीड़ में तो सभी शामिल हैं, लेकिन बेटा प्लानिंग होनी चाहिए, उसके लिए योजना होनी चाहिए। आपको सबसे पहले यही पता नहीं है कि पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। लगातार आप नोट्स पे नोट्स बनाए जाते जा रहे हैं ना, सुबह से शाम तक लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं, सुबह से शाम तक अलग अलग संस्थानों में बैठे हुए हैं, नोट्स बन रहे हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं कि एसआई के लिए तैयारी किस हिसाब से करनी है, सिलेक्शन कहाँ से होगा, क्या चीज़ छोड़नी है। तो सबसे पहले वो चीज़ तो आपके दिमाग में तय होनी चाहिए। आगे बात करते हैं प्रमुख अधिनियम, ये तीसरा सेगमेंट है आपके यूपीएसआई के पार्ट का, तीसरा सेगमेंट है। मैंने अलग अलग करके एक एक करके पोस्टमार्टम किया है आपके यूपीएसआई के एग्जाम्स का, ठीक है। अधिनियम, प्रमुख जो एक्ट है बेटा 6 से 8 क्वेश्चन है, लेकिन कहीं कहीं क्वेश्चन 9 भी पूछे गए हैं बहुत सारे एग्जाम्स में। 2021 के जो यूपीएसआई के एग्जाम है, वहां पर जो एक्टों से क्वेश्चन हैं वो 9 भी आए हैं। और 9 का मतलब आप समझते हैं 9 दूनी 18 और एक प्रश्न 2.5 नंबर का होता है, तो कितने नंबर के क्वेश्चन आ रखे हैं, है ना। और आधा नंबर भी आप ऐड कर लीजिए उसमें। जैसे देखिए आयकर अधिनियम की बात करें, इनकम टैक्स अधिनियम 21 अगस्त 2025, ये लेटेस्ट भारत सरकार ने इसमें संशोधन कर दिया है, संशोधन कर दिया है। इनकम टैक्स वाला जो एक्ट था, है ना, वो पुराना एक्ट था, अभी उसमें संशोधन करके 21 अगस्त 2025 को ये नया एक्ट, लेकिन जो पुराना एक्ट था वो इनकम टैक्स अधिनियम ये कब था? 1 अप्रैल 1962, है ना। 61 के नाम से वैसे जाना जाता है, ये 62 से भारत में लागू किया गया था। कब से लागू किया गया था? 62 से। प्रमुख एक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं यूपीएसआई की लगातार, है ना। आईटी एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है भाई, साइबर कानून से संबंधित है ना, जो फ्रॉड हो जाती है, ऑनलाइन धोखाधड़ी हो जाती है, उन पर कार्रवाई करने के लिए, है ना। आईटी एक्ट है ये, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अधिनियम आपको पढ़ना पड़ेगा। आप यूपीएसआई में आप दरोगा भैया बन जाएंगे और आप पे शिकायत आई, कंप्लेंट आई, आप किसी थाने के हैं भैया इंचार्ज साहब, तो आपको कंप्लेंट आई कि साहब हमारे पैसे काट लिए गए अकाउंट से, है ना, तो आपको जो मुकदमा दर्ज करना पड़ेगा वो इन्हीं धाराओं के तहत होगा। आईटी एक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, सन 2000 में आता है, ठीक है। और ये पढ़िएगा, इसमें बहुत सारी धाराएं। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए पुराने एग्जाम्स में 2021 के में। सभी शिफ्ट में पिछले 15 से 16 जो पेपर हैं, सभी शिफ्ट में मोटर वाहन संशोधन अधिनियम में से हर शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन है, हर शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन है ना।
ट्रैफिक के जो यातायात नियम होते हैं ना, ट्रैफिक वाले रूल्स आपको फॉलो करने चाहिए। आप गाड़ी लिए जा रहे हैं, पहले तो आपको हेलमेट पहनना चाहिए, इसका पालन करना चाहिए, है ना। ठीक है जी। इसके अलावा आपको जो रेड लाइट होती है हमारी, येलो लाइट होती है या ग्रीन लाइट होती है, या जो हमारी क्रॉसिंग होती है किसी भी मेन चौराहे पे, उनका पालन करना चाहिए। इनसे संकेतों से प्रश्न पूछे गए, संकेतों से संकेत बनाएगा और पूछा जाएगा जी क्या अर्थ होता है इस संकेत का। ट्रैफिक रूल्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो मोटर वाहन अधिनियम हो गया। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, यहां से प्रश्न पूछे गए। हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया यहां से बेटा, हर शिफ्ट में एक एक देख लो आप, है ना। एक एक पोस्टमार्टम आपके लिए क्या है, भूमि अधिग्रहण बिल 2013 भैया, हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया। 2013 में ये कानून बनाया गया था। कब बनाया गया था? 2013 में, 2013 में ये कानून बनाया गया था। भूमि अधिग्रहण अधिनियम वाला 2013 के अंदर लागू कर दिया गया था भारत सरकार के द्वारा, इस कानून को बनाया गया था। आगे बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण की। ध्वनि प्रदूषण से ये भी आपके एक्ट में है। देखो सबसे पहले ये वाला जो नियम बना था वो सन 2000 में बना था। ये वाला रूल कब बना था? सन 2000 में बना था ये वाला रूल, ठीक है। इसके अलावा इसमें संशोधन किया सरकार ने 2010 में, इसके बाद संशोधन किया 2018 में संशोधन किया, यानी कि 2-3 बार सरकार ने संशोधन कर दिया इसके भीतर, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो ध्वनि की मात्रा है वो कौन सी यूनिट से मापी जाती है ना। जैसे ऊपर से हवाई जहाज जा रहा है या आपके साइड से ट्रेन होकर के जा रही है ना, या कहीं पर डीजे साउंड हो रहा है, तो आप जानते हैं बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होता है ना, तो उसके लिए भी कानून है, नियम है, शहरों के अंदर भी आप जानते ही हैं। तो ध्वनि प्रदूषण भी आपको पढ़ना है। जल प्रदूषण, है ना, पानी के अंदर अलग अलग तरीके से बहुत सारे उद्योग कारखाने वाले होते हैं, बड़े बड़े लोग जो पानी के अंदर क्या फैला देते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं, पॉल्यूशन फैलाते हैं। तो जल प्रदूषण 1974 में बना था, इसको भी पढ़ना है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये शामिल है एसआई में। और वायु प्रदूषण, जिस वायु में से 1981 में बना था वायु प्रदूषण, जिस वायु में से आप और हम सांस ले रहे हैं वो क्या जहरीली सांस ले रहे हैं ऑक्सीजन के साथ मिला करके, या शुद्ध हवा आपको और हमें मिल रही है, ये सरकार तय करती है इन मानकों को, इस नियम के साथ में। तो ये आपको पढ़ने होंगे, इसके अंदर की धारा आपको पढ़नी होंगी। ये वो पोस्टमार्टम किया जा रहा है आपको, शायद आपने अभी तक तैयारी के चलते नहीं किया होगा बेटा। सबसे पहला काम ये होता है कि तुमने क्या पेपर लगाए पिछले 10 साल के, या आपको पता है पिछले 10 साल 15 सालों में आ क्या रखा है और हम पढ़ क्या रहे हैं, हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं सही डायरेक्शन में। पढ़ाने वाले तो बहुत हैं और सभी बढ़िया पढ़ा रहे हैं, बेहतरीन, लेकिन आपको पढ़ना सिलेक्टेड होगा, आपको पढ़ना तरीके से होगा, है ना। आगे बात करते हैं, देखिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कौन सी वर्ष में आया? सन 2000 में आया। वैसे मैं इसे बता चुका हूं एक बार, इसे मैं बता चुका हूं, फिर दोबारा से आ गया आपके सामने, ये हिंदी में लिखा है। इसे हिंदी में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और अंग्रेजी में आईटी एक्ट के नाम से जाना जाता है। 9 जून 2000 को ये पारित हुआ था, 17 अक्टूबर सन 2000 को ये लागू हुआ था। ये मुझे पढ़ाना नहीं, पढ़ाऊंगा मैं, अलग अलग क्लास लेकर के आऊंगा, प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊंगा, सभी एक्ट के लेकर के आऊंगा, और इसके अलावा पॉलिटी के लेकर के आऊंगा। चूंकि पॉलिटी आएगी बेटा आगे आगे, देखिए अभी तो क्या, अभी शुरुआत है। मुख्य उद्देश्य क्या है? इलेक्ट्रॉनिक लेन देन का नियम, साइबर अपराधों की सुरक्षा करना, है ना। जो लेन देन करते हैं, ऑनलाइन लेन देन कर रहे हैं, पैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं, बीच में पैसे चले गए, आपके बीच में पैसे चले गए तो आपके अकाउंट से तो चले गए, कई बार ऐसा होता है, लेकिन दूसरे के अकाउंट में नहीं पहुंचे, है ना, बीच में कोई ले गया आपका हैक करके। तो भैया इस कानून के तहत सरकार कार्रवाई करती है, पुलिस कार्रवाई करेगी इस कानून के तहत। कानून का नाम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 में आया था। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अधिनियम, ये पढ़ना होगा आपको, ये कंटेस्ट करना होगा, दरोगा बनना है तो आपको 2 स्टार चाहिए, तो है ना, यहां से पूछे जाते हैं। ये साइबर अपराध है, यहां से पूछा जाता है क्वेश्चन साइबर अपराध से, ठीक है। ये 17 अक्टूबर को लागू कर दिया गया था भारत में सन 2000 में बेटा, यहां से पूछना है आपको, याद करना है। यहां से आगे चलते हैं। कुछ धाराएं मैंने लिखी हैं जो 2021 के अलग अलग सेट्स में यूपीएसआई के में पूछी गई हैं, और ये धारा बहुत रिपीट हुई है, ये धारा सबसे ज्यादा रिपीट हुई है। वैसे मैं लेकर के आऊंगा सेट आपके लिए, वहां पढ़ेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। आईटी एक्ट की धाराएं, जैसे धारा 66 हैकिंग कर लेते हैं ना भैया, हैक करके पेपर सॉल्व कर देते हैं, है ना। पेपर चल रहा है भैया मान लो इलाहाबाद में, और पेपर सॉल्व कर रहा है कोई कहीं से लखनऊ से बैठ के कर रहा है, अपने घर से कहीं भैंस के बाड़े से पेपर सॉल्व कर रहा है लैपटॉप पे लेकर के, है ना। हैकिंग मतलब यही होता है, हैक कर देना किसी भी चीज को, है ना। पासवर्ड्स को क्रैक कर देते हैं, है ना, किसी भी सरकारी संस्था की बहुत सारी चीजों को हैक कर देते हैं बैठे बैठे। तो ये सारी चीज इसके तहत कार्रवाई होती है, 66 के तहत कार्रवाई करेगी सरकार, है ना, इस अधिनियम के। 66 का डी, ऑनलाइन धोखाधड़ी। ऑनलाइन धोखाधड़ी सबसे ज्यादा होती है, पैसे की धोखाधड़ी सबसे ज्यादा होती है ना, पैसे तो सबसे ज्यादा गायब होते हैं, ट्रांसफर करते हैं लोग एक जगह से दूसरी जगह, तो ये धारा लगती है। धारा 66 अश्लील सामग्री, आजकल आप देखते हो ऑब्सेंस कंटेंट इसे बोलते हैं। 67 है, सॉरी, कौन सी धारा है? 67, आईटी एक्ट की 67। भैया सोशल मीडिया पे आप उठा के देख लो, सबसे ज्यादा वीडियो वायरल हो रखी है।
अगर आप किसी की वीडियो वायरल करते हैं, अश्लील सामग्री प्लेटफॉर्म पर डालते हैं, तो आप पर कौन सी धारा लग जाएगी मेरे भैया? 67 IT एक्ट के तहत 67 अगर आपने अश्लील सामग्री डाली तो ध्यान रखना। और एक आर्टिकल है 67 के ए के तहत, या 67 में उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा भी देते हैं, जो कि जगदीप धनखड़ साहब ने अभी इस्तीफा भी दिया है। आर्टिकल है कि नहीं है? यहाँ पे अश्लील सामग्री वाली चीज है और वहां पे आर्टिकल भी लिखा है। ये सब पढ़ने होंगे, ये धाराएं हम पढ़ाएंगे आपको, आप चिंता ना करें, है ना। जुड़े रहिए हमारे साथ, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्लास को। प्रमुख अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम RTI एक्ट 2005 में यहां से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ये आपको पढ़ना है, ये आपको कंठस्थ करना है। सूचना कितने दिन में प्राप्त हो जाएगी, अगर सूचना किसी विभाग ने नहीं दी तो उनके ऊपर क्या जुर्माना लगेगा, ये सब अंदर तक पढ़ना है बेटा, अंदर तक पढ़ेंगे, एक एक धारा पढ़ेंगे, एक एक लाइन को पढ़ेंगे, पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, है ना। क्योंकि हमने जाना है पिछले 17 साल के UPSI के पेपरों को देख करके, 16 साल के जो अलग अलग है ना। 16 साल से मतलब है कि 15-16 पेपर तो 2021 के ही, उससे पहले जितने भी एग्जाम हो रखे हैं सभी को देखा है हमने, सबके विश्लेषण के बाद ये आपके सामने है पॉइंट पूरा। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 भैया, संशोधन इसमें 2018 में कर दिया सरकार ने, तो 2018 में क्या संशोधन किया वो भी देखेंगे, 88 में बना था वो भी देखेंगे, आपको दिखाएंगे, एक एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे, अधिनियम पढ़ाएंगे भी और एक एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे आपके लिए, ठीक है। दिक्कत नहीं लेनी है, चिंता नहीं करनी है, जुड़े रहना है और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करना है मेरे भाई आपको। भ्रष्टाचार कहां पे होता है? भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं, हमारी नेताजी करते हैं सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार। कब बना था? 1988 में बना था, 2018 में इसमें संशोधन कर दिया मोदी जी की सरकार ने, है ना। या तो नेताजी लेते हैं या फिर उसके बाद सरकारी नौकरशाह लेते हैं भ्रष्टाचार। आम आदमी को तो लाइन में ही लगा रहना पड़ेगा भैया, इस वजह से मैं कह रहा हूं पढ़ लो, अभी भी समय है, ठीक है। लेकिन तुम ऐसा ही बने कि तुम मत फंस जाना इस चक्कर में, भ्रष्टाचार के चक्कर में। ये बैठा है सामने, ये कह रहा है कि गुरुजी देखेंगे, पहले बनवा दो, बन जाएंगे, चिंता ना करो। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, ह्यूमन राइट्स, पूरा पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, बाहर नहीं जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। पर्यावरण की संरक्षण के बारे में 1986 में आता है। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम बेटा कब आया? ये 1989 में आया, 1990 से 30 जनवरी 1990 से लागू हुआ था ये भारत में, अगली साल से लागू किया गया था। SC ST अधिनियम, ठीक है, 30 जनवरी थी। यानी कि सभी एक्ट आपके UPSI के सिलेबस में, और सभी एक्टों से, जितने भी मैंने एक्ट लिखे हैं सभी एक्ट से प्रश्न पूछे गए। और मैंने शुरू में बता दिया जितने भी अधिनियम है जिससे 8 से 9 प्रश्न बेटा, कितने प्रश्न? 8 से 9 प्रश्न है। पुराने जो 2021 के SI के एग्जाम है, यहां से 8 से 9 का इंटू कर लेना 2.5 नंबर के हिसाब से, आप कितने मार्क्स आपके बनेंगे, वेटेज आपका कितना बनेगा। आगे बात करते हैं, अगले प्लानिंग पर चलते हैं। अगली प्लानिंग आपकी यह है महिला एवं सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, है ना भाई। महिलाओं से संबंधित तो एक्ट हैं आपके सिलेबस में, है कि नहीं भैया बताइए। तो महिलाओं की सुरक्षा करिए, महिलाओं की इज्जत करिए, महिलाओं का सम्मान करिए, रेस्पेक्ट करिए महिलाओं का। मुस्कुरा रहा है कि साहब मैं विशेष करता हूं, करना चाहिए आपको मेरे भाई, महिलाओं का, है ना, सम्मान किया करो, आप तरक्की करोगे। दहेज निषेध अधिनियम 1961 में ये कानून बना गई सरकार 1961 में। उस समय प्रधानमंत्री थे हमारे, कौन थे प्रधानमंत्री? जवाहरलाल नेहरू जी। कि भाई दहेज को रोक दिया गया 1961 में। निषेध मतलब रोकना, समाप्त करना, है ना। ना दहेज देगा कोई और ना दहेज लेगा। लेकिन होता क्या है कि दहेज को सबसे ज्यादा कानून बनाने वाले ही उल्लंघन करते हैं, है ना। बड़े बड़े नेता देखे होंगे, बड़े बड़े करोड़ों अरबों रुपए के होटलों में शादी होती है उनकी, है ना, चेक में पैसा ले लेते हैं। यानी कि उल्लंघन वही कर रहे हैं नीति बनाने वाले, और आम जनता से उम्मीद करते हैं कि आम जनता पालन करे उनकी। भाई गरीब आदमी तो गरीब ही है बेचारा, वो क्या है उसके पास लेने के लिए और देने के लिए, ठीक है। तो 1961 में आया, यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। घरेलू हिंसा, घर के अंदर हिंसा नहीं करनी है आपको, संरक्षण अधिनियम है। घरेलू हिंसा करेंगे तो उससे बचाव किया जाएगा। 2005 में ये कानून घरेलू हिंसा वाला 2005 में, जैसे महिला के साथ घर के अंदर हिंसा होती है, आप देखते हैं समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया में, टीवी के माध्यम से देश और दुनिया में किस तरीके से हिंसा है। तो भारत में ये कानून है, यदि घर के अंदर महिला के साथ हिंसा की जाती है तो कार्रवाई की जाएगी इस कानून के माध्यम से। ये 2005 में बनाया गया था कानून, ये हिस्सा है आपके UPSI का, इसे पढ़ेंगे डिटेल से, इसके अंदर बहुत चीजें हैं पढ़ने के लिए। अश्लील व्यापार निरोधक अधिनियम, ये कब आया? 1956 में। अश्लील व्यापार, है ना,
अश्लील जो व्यापार होता था इसको भी रोका गया। लेकिन आपको पता है ये रुकता वुकता कुछ नहीं है, सब चलता है, लेकिन आपको पढ़ना है। ये पढ़ने होंगे टॉपिक, यूपीएसआई में सिलेक्शन चाहिए और जीएस में 35 प्लस स्कोर चाहिए तो, और गारंटीड है कि आप करोगे 35 प्लस स्कोर। जुड़े रहिए हमारे साथ और बिल्कुल आपको निःशुल्क पढ़ाया जाएगा, इसकी कोई फीस नहीं ली जाएगी, बिल्कुल निःशुल्क आपके लिए क्लास रहेंगी। कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ क्या हो जाता है भैया जी, यौन उत्पीड़न जैसी शिकायत होती है कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ में। इसके निवारण के लिए, इसे रोकने के लिए, प्रतिषेध यानी कि समाप्त करने के लिए अधिनियम बनाया था। कौन सी वर्ष में बनाया गया? 2013 में। इससे भी पढ़ेंगे, यहां से भी क्वेश्चन मेरे भाई पूछे जाते हैं कार्यस्थल से। दंड संहिता संशोधन अधिनियम, बलात्कार संबंधी प्रावधान 2013 में यह भी कानून बनाया गया, इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। पूर्व गर्भ निरोधक एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम कब बनाया गया? 1994 में। देखो इनका उल्लंघन होता है, इस कानून का उल्लंघन होता है, हर कानून का उल्लंघन होता है पैसे के दम पर, है ना। भारत के अंदर आप जानते हैं, एक पिक्चर का डायलॉग था, एक फिल्म का डायलॉग था कि कीमत सही होनी चाहिए, भारत में सब कुछ बिकता है। तो जो डायलॉग है वो ठीक ही है भैया, लगभग, है ना। समाज को आईने में ठीक ही दिखाते हैं वो। लिंग का चयन करना या भ्रूण हत्या रोकने के लिए भैया इस कानून को सरकार लेकर के आती है। इस कानून से यूपीएसआई के 2021 के जो यूपीएसआई के पेपर हुए थे उसमें हर शिफ्ट में क्वेश्चन था इस कानून से। होता है कि नहीं होता मेरे भाई? महिलाएं क्या करती हैं? हॉस्पिटल जाती हैं। महिलाएं नहीं जाती, उनके साथ पुरुष भी जाते हैं, उनके जो राजा साहब होते हैं, उनके शौहर जो होते हैं वो भी जाते हैं। अब क्या करते हैं? वो इस कानून का उल्लंघन करते हैं। पूर्व गर्भ निरोधक एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक कानून का है ना। यहां क्या करते हैं? इसका उल्लंघन करते हैं हॉस्पिटल जाकर के, और जब उल्लंघन करते हैं तो सबसे ज्यादा ये वाली समस्या देखने को मिलती है देश में, भ्रूण हत्या, यानी कि बच्चे को जन्म से ही पहले मार दिया जाता है, जन्म के बाद मार दिया जाता है। इस तरीके की कंडीशंस देखने को मिलती हैं। ये वाले कानून से 2021 के अलग अलग शिफ्ट में लगातार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बारीकी से अध्ययन करेंगे, पूरा प्रकाश डालेंगे, आप चिंता ना करें, ठीक है। बिल्कुल परेशान ना हो, घबराएं ना, लेकिन ये आपको पता चलेगा इस वीडियो के बाद कि बेटा पढ़ना क्या है, कौन सी दिशा में आप जा रहे हैं और कौन सी दिशा में आपको जाना है। गर्भपात अधिनियम 1971 में बना था, इस एक्ट को भी पढ़ेंगे। गर्भपात अधिनियम, महिलाओं की अश्लील फिल्में निषेध अधिनियम 1986 में, है ना। वीडियो बना ली, फिल्में बना दी और सोशल मीडिया पे डाल दी, इस तरीके के बहुत सारे काम हमारे देश के अंदर होते रहते हैं, ठीक है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में, समान वेतन अधिनियम 1976 में, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में और संशोधन हुआ इसमें 2000। ये सब महिलाओं से संबंधित है। महिलाओं को कैसा वेतन मिलना चाहिए? समान वेतन मिलना चाहिए भाई, भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस तरीके की व्यवस्था सरकार ने 1976 में बनाई। बच्चों की छोटी उम्र में शादी कर देते हैं, उसको रोका गया बाल विवाह ला करके, ठीक है। मातृत्व लाभ मिलना चाहिए महिला को, जैसे महिला जॉब कर रही है या सरकारी नौकरी कर रही है या किसी भी फील्ड में, प्राइवेट जॉब में, तो प्रेगनेंसी के टाइम में उनको मातृत्व लाभ मिलना चाहिए, है ना। उसके लिए ये वाला पूरा अधिनियम पढ़ेंगे हम बहुत डिटेल से। तो ये महिलाओं से संबंधित सभी अधिनियम है। जैसे फैक्ट्री अधिनियम है एक, यहां से भी क्वेश्चन पूछे गए 1948 में, ये फैक्ट्री अधिनियम मेरे भाई। तो ये भी महिलाओं से संबंधित है कि महिलाओं के लिए क्या रूल इसके अंदर बनाए गए, समानता के आधार पर, पे स्केल को लेकर के, सारी चीजों को लेकर के पढ़ेंगे। जनहित याचिका की बात करें, न्यायिक नवाचार, है ना। जनहित याचिका से प्रश्न पूछे जाते हैं कि हमारे भारत के सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में सबसे पहले जनहित याचिका के बारे में कब उल्लेख किया गया, कौन सी वर्ष में उल्लेख किया गया और कौन से माननीय न्यायाधीश के द्वारा उल्लेख किया गया। जनहित याचिकाओं का जनक भारत में किसको कहा जाता है, वो सब हम प्रकाश डालेंगे और सब पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। भूमि सुधार अधिनियम पढ़ेंगे, विभिन्न राज्यों के द्वारा अलग अलग समय पर लागू किया गया। भू राजस्व कानून पढ़ेंगे, यानी कि भूमि से संबंधित जो कानून होते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, जैसे सब पूछे जाते हैं। कृषि एवं भूमि राजस्व नियम से संबंधित ये कानून होते हैं। और महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, संवैधानिक और सामाजिक न्याय से संबंधित। देखिए भाई साहब, संविधान के अंदर पॉलिटी में ही ये वाला पॉइंट शामिल होता है, जो नीचे वाली ये लाइन है, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, संवैधानिक निर्णय। भारत के अंदर संविधान के तहत बहुत सारे निर्णय आए हैं, संवैधानिक निर्णय, इनकी हम बात करेंगे, संवैधानिक निर्णयों की, ठीक है।
पूछे गए हैं। कम से कम 2 या 3 प्रश्न संवैधानिक निर्णयों को लेकर के आपके यूपीएससी के एग्जाम में पूछे गए मेरे भाई। अब आ जाते हैं संविधान पर, और संविधान में लगभग सब पढ़ना है आपको। संविधान में क्या पढ़ना है? लगभग सब पढ़ना है, लेकिन मैंने जो टॉपिक लिखे हैं वो टॉपिक वहां से लिखे जहां से ज्यादातर प्रश्न पूछे गए। वही टॉपिकों को मैंने मेंशन किया है पिछले पेपरों के आधार पर, जो मैंने शुरू में लिखा है 15 या 16 पेपरों का अध्ययन करने के बाद, है ना। लेकिन पॉलिटी आपको छोड़नी नहीं है भैया, सब पढ़ना है। पहले से आपसे बोल करके चलते हैं, 14 से 16 प्रश्न पॉलिटी के 2021 वाले जो यूपीएससी के पेपर हैं उसमें 16 से 14 प्रश्न, माफ कीजिए 14 से 16 प्रश्न पूछे गए हैं। यानी कि एक बहुत बड़ा हिस्सा भारतीय संविधान का है, बहुत बड़ा हिस्सा यूपीएससी में। जो जीएस का पार्ट आप सॉल्व करेंगे 100 नंबर वाला, 40 प्रश्न आएंगे, 1 नंबर 2.5 प्रश्न का होगा। एक बहुत बड़ा हिस्सा आपको देखने को मिलेगा संविधान का। अब संविधान में पढ़ना क्या है मेरे भाई और छोड़ना क्या है, ये भी तो तय करना पड़ेगा। भीड़ में शामिल नहीं होना है, तरीके से पढ़ेंगे, स्ट्रेटेजी से पढ़ेंगे और प्लानिंग से पढ़ेंगे। और लाइव क्लास आपको आया करेगी हर डेली रात में 9 बजे, आपके साथ जुड़ा करेंगे, ठीक है। पॉलिटी की क्लास आया करेगी और महत्वपूर्ण अधिनियम की एक क्लास आपके लिए डेली आया करेगी। मैथ की, रीजनिंग की सारी क्लास आपको मिलेंगी हमारे प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल निःशुल्क। मौलिक अधिकारों की हम बात करें, भाग 3 में आते हैं। आप जानते हैं मौलिक अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा ही गया है। मौलिक अधिकारों से तो क्वेश्चन हर जगह ही पूछा जाता है। नीति निर्देशक तत्व आपको बहुत अच्छे से तैयार करने, भाग 3 बहुत अच्छे से तैयार करना है आपको। तैयार हम कराएंगे, प्रैक्टिस हम आपको कराएंगे। पहले सभी पुरानी क्वेश्चंस लगवाएंगे आपके साथ, है ना। सभी पुराने क्वेश्चन पेपर लगवाएंगे 2021 के, 2016 के, 2017 के। संघ बनाम राज्य सरकार, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन हमें पढ़ना है। राज्य सूची होती है एक हमारी, समवर्ती सूची होती है एक, और एक संघ सूची होती है ना। समवर्ती सूची है, राज्य सूची है और संघ सूची है। इनमें अलग अलग विषय हैं और सभी विषयों पर अपने अपने स्तर से सरकारें कानून बनाती हैं। तो शक्तियों का विभाजन को पूछा गया है कई शिफ्ट में, कई अलग अलग पेपरों में पूछा गया है ना। संघ बनाम राज्य सरकार से संबंधित। निर्वाचन आयोग से प्रश्न, भैया निर्वाचन आयोग तो इस समय वैसे ही चर्चा में चल रहा है। कौन से भाग में? भाग 15 में। सही लिखा है गलत लिखा है भाई? निर्वाचन आयोग तो वैसे ही चर्चा में चल रहा है। अभी आपको पता ही है पॉलिटिकल पार्टियां पूरे जोर शोर से, है ना। बिहार में एक यात्रा चल रही है इस समय, अलग अलग। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी और अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हैं जो कह रहे हैं कि भैया वोट चोरी हो जाता है। क्या कह रहे हैं? वोट चोरी हो जाता है और डिलीट भी हो जाता है वोटिंग लिस्ट से। तो निर्वाचन आयोग तो वैसे ही चर्चा में इस समय। निर्वाचन आयोग में अध्यक्ष कौन है, कमीशन कौन है ना। 3 कमीशन आयुक्त तो होते हैं हमारे, कमिश्नर होते हैं हमारे। वो पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, समझाएंगे आपको पूरा, है ना। 324 से लेकर के 329 तक पढ़ते हैं आर्टिकल में निर्वाचन आयोग के बारे में। कहाँ पढ़ते हैं बेटा? 324 से 329 तक, है ना। पूरा पढ़ेंगे। इस समय कौन है? ज्ञानेश कुमार हैं जो मुखिया हैं, ज्ञानेश कुमार जी। संघ के, राज्य की कार्यपालिका पढ़ेंगे। भाग 6 से प्रश्न पूछे जाते हैं। राज्य की कार्यपालिका और राज्य के हाईकोर्ट, राज्य का हाईकोर्ट के बारे में विशेष आपको ध्यान देना है संविधान को पढ़ते समय, ना। यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में प्रश्न पूछे गए बेटा, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में प्रश्न पूछे गए। राज्य के हाईकोर्ट के बारे में प्रश्न पूछे गए। इन पर विशेष बारीकी से आपको ध्यान रखना है। कोशिश करेंगे हम भी आपको यहां से सारे पाठ पढ़ाएंगे, है ना। 73वां संविधान संशोधन 1992 में आया था भैया। हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया, इतना इंपॉर्टेंट है। 74वां भी और 73वां भी, है ना। कब आया? 1992 में। और कब से लागू हो गए थे? जो 1994 से भारत में लागू कर दिए गए थे, 1-2 साल के बाद, है ना। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित था और 74वां संविधान संशोधन नगर महापालिका या नगर निगम से संबंधित था या स्थानीय नगर शासन से संबंधित था, ठीक है। उसमें 29 विषय थी, इसमें 18 विषय थी भाई। 73वां जो संविधान संशोधन था किससे संबंधित था मेरे भैया? क्यों भाई सोनू? पंचायती राज व्यवस्था से। कितनी विषय थी इसमें? 29 विषय थी, ठीक है। कब हुआ ये? 1992 में। लागू कब हुआ? 24 अप्रैल 1994 से। 74 में बात करें कितने विषय थी इसमें? 18 विषय। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, है ना। विषय भी याद रखनी है, अनुसूची भी याद रखनी है आपको, यहां से पूछा ही जाता है बेटा, है ना। अगला प्रश्न बात करते हैं 86वां संविधान संशोधन भाई, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। 2002 में आता है 86वां। शिक्षा का अधिकार था इसमें। क्या था? शिक्षा का अधिकार अधिनियम। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम।
और कौन से आर्टिकल में जोड़ा गया? ये आर्टिकल आपके सामने 21 का ए। कौन से आर्टिकल में आया जी? 21 के ए आर्टिकल में आया, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जो आपको पढ़ लेना है। संशोधन पढ़ लेना है 2002 में, 86 में था। ठीक है, आगे देखिए, महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपको पढ़ने हैं, महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपको पढ़ने हैं। मैंने यहाँ पे लिखे नहीं है, ये बस स्ट्रेटेजी वाली वीडियो है ना, वीडियो नहीं ज्यादा बड़ी हो जाएगी। राज्यसभा और लोकसभा के बारे में पढ़ना है, भाग 5 में पढ़ेंगे। आपातकाल प्रावधान भाग 18 में आपको पढ़ना है ना। 352 से 360 तक जो आर्टिकल हैं, इनका पूरा पोस्टमार्टम करना है आपको। आपातकाल के बारे में यहाँ से प्रश्न पूछे गए, यूपीएसआई में ज्यादातर रिपीट क्वेश्चन हुए हैं। कार्यपालिका की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका, ये भाग 5 में है ना, शपथ नहीं है यहाँ पे, संघ की कार्यपालिका का प्रावधान है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे, महाधिवक्ता के बारे में पढ़ेंगे और नियंत्रक मालिका परीक्षक के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, संचित निधि के बारे में पढ़ लेंगे आर्टिकल 266 में। आकस्मिक निधि पढ़ लेंगे, कौन सी निधि पढ़ लेंगे? आकस्मिक निधि, आर्टिकल 267 में आती है आकस्मिक निधि का प्रावधान। ठीक है मेरे भाई, इतने मैंने जो टॉपिक लिखे हैं वो लिखे हैं मैंने पिछले पेपरों के आधार पर, यहां से क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन इसके अलावा भी छोड़ना नहीं है हमें, वो हम कवर कराएंगे आपको। एक एक प्रैक्टिस सेट जब आप हमारे साथ जुड़ोगे, देखोगे तो पाएंगे आपके सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो पा रहे हैं। ठीक है, देखिए यहां से हर प्रश्न में समितियां पूछी गई हैं, संविधान से उठा करके हर सेट में समितियां पूछी गई हैं। ये समितियां आपको याद होनी चाहिए मेरे भाई, समितियां याद होनी चाहिए, ऐसा ही बनना है तो। ठीक है, योद्धा हो, योद्धा की तरह आपको लड़ना है मैदान में। कैसे लड़ोगे आप? योद्धा की तरह बिल्कुल। और लड़कियों को लड़ना है वीरांगनाओं की तरह। किसकी तरह लड़ना है? वीरांगना की तरह। भारत राज्य संबंध, राजमन्नार समिति 1969 में तमिलनाडु सरकार के द्वारा बनाई गई थी। ये कई शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है लगातार। सरकारीय आयोग बनाया गया था 1983 में, भारत सरकार ने बनाया। पंछी आयोग, पंछी लिखा हुआ पंछी था ये। कौन सा आयोग है ये? पंछी आयोग है। यहाँ पे कौन सा आयोग है ये? पंछी है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, पंछी आयोग बेटा ये है ना। ये 2007 में भारत सरकार ने बनाया पंछी आयोग। प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में बना। बेटा लोकपाल कब आया भारत में? क्वेश्चन आता है कि पहली बार लोकपाल या लोकायुक्त का प्रावधान कब किया गया, इसका सुधार कब किया गया? बेटा बताइए, कोई दिक्कत कोई समस्या यहां तक हो तो बताइएगा। बीच बीच में थोड़ी बहुत आवाज आ रखी होगी, दिक्कत नहीं लेनी है, क्योंकि जो अभी हमारा सेटअप है वो क्लास में है और इसके साइड से एक सड़क जा रही है, तो सड़क पे व्हीकल चलते हैं, थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही होगी, आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। आप बिल्कुल केंद्रित रहिए, बिल्कुल जैसे अर्जुन की तरह। अर्जुन का ध्यान कहां पे था? मछली की आंख पर था, वही ध्यान रखना है भाई। योद्धा की तरह लड़ना है आपको इस मैदान में, और हम लड़ाएंगे, चिंता ना करो। जिसकी जीएस कमजोर है वो आप इस प्लानिंग से समझ जाएंगे कि बेटा पढ़ना क्या और छोड़ना क्या है। ठीक है, तो देखिए लोकपाल, बेटा लोकपाल सबसे पहले इंट्रोड्यूस यहीं पे हुआ था, यहाँ पे परिचय हुआ था सबसे पहले लोकपाल का। एक आयोग बना, प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में। तो इसने सबसे पहले सुझाव दिया था कि एक लोकपाल जैसी संस्था होनी चाहिए। एक लोकायुक्त का पद का भी सुझाव दिया था, लोकायुक्त राज्यों में और लोकपाल संघ लेवल पर। ठीक है, तो सबसे पहले 1966 में इस आयोग का गठन किया गया। आयोग ने रिपोर्ट दी, लेकिन लोकपाल सबसे पहले पेश किया गया संसद में 1969 में, और इस समय प्रधानमंत्री थी मेरे भाई इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री थी जब पेश किया गया था। और 1969 से लेकर के अगर बात करें 2014 तक लगभग 11 बार लोकपाल का विधेयक पेश कर दिया गया संसद के इतिहास में। लगभग 11 बार, 10 से 11 बार लोकपाल का विधेयक पेश कर दिया गया। ठीक है, तो फाइनली 2014 में कानून बन गया इसके ऊपर। और अन्ना हजारे का नाम तो सुना होगा आपने, महाराष्ट्र के रहने वाले थे। जब कांग्रेस की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, दिल्ली के रामलीला मैदान में अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री, 3 बार के मुख्यमंत्री दिल्ली के, मनीष सिसोदिया जो शिक्षा मंत्री थे, कुमार विश्वास जी जो जाने माने कवि और लेखक भी हैं, ये इन सब लोगों ने मिलकर के कांग्रेस के खिलाफ रामलीला मैदान दिल्ली में एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था। उसमें देश की जनता जुड़ी थी। उसी के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार चली गई और उसमें मांग की गई थी कि जितना भ्रष्टाचार हो रहा है कांग्रेस की सरकार में, उसकी जांच करने के लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए, और व्यवस्था होनी चाहिए लोकपाल वाली व्यवस्था। तब जाके सबसे ज्यादा दबाव कांग्रेस की सरकार के ऊपर आया था। तब कांग्रेस की सरकार ने 2011 में, 12 में, 13 में इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन ये पारित नहीं हो पा रहा था किन्हीं कारणों से। जैसे लोकसभा में पारित हो गया तो राज्यसभा में नहीं पारित हो पाया। लेकिन फाइनली जब बीजेपी की सरकार बनती है तो 2014 की मैं बात कर रहा हूं, 2014 में इसके ऊपर कानून बना दिया जाता है। लेकिन 11 बार आता है लोकपाल संसद के अंदर। कितनी बार आता है? 11 टाइम्स मेरे भाई। ठीक है, तो भैया इन्होंने सुझाव दिया था। अब ये सभी समितियां है ना, ये सुधारों को लेकर के थी। भारत के और राज्यों के जो आपस में संबंध होने चाहिए वो किस हिसाब से होने चाहिए,
संबंधों की समीक्षा करने के लिए इनको बनाया गया था, अलग अलग वर्षों में बनाया गया था। ठीक है, ये समितियां पूछी गई हैं, हर एक सेट में पूछी गई समितियां, केवल वर्ष या नाम उसका या ये याद रखना है, बाकी का और पोस्टमार्टम हम इनका करेंगे और आपको बताएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं बेटा, पढ़ना चाहिए, ये प्लानिंग है, ये प्लानिंग वाली वीडियो है। संविधान सभा के बारे में आपको पढ़ना है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ना है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रधानमंत्री कौन से आर्टिकल में आते हैं? 75 में। उपराष्ट्रपति कौन से आर्टिकल में आते हैं? 63 में। और राष्ट्रपति का आर्टिकल कौन सा है मेरे भाई? 52, है ना। ये नहीं आएंगे लेकिन पेपर में जो मैंने आर्टिकल लिखे हैं, आर्टिकल बहुत अंदर तक आएंगे, है ना, क्योंकि आपको बेटा दरोगा बनना है, लेकिन ये पढ़ना होगा। मूल कर्तव्य पढ़ेंगे, 11 हैं और सभी पढ़ने हैं। मौलिक कर्तव्य बिट डिटेल में पढ़ेंगे, जो 11 हैं वो डिटेल में पढ़ेंगे, कब कौन सा शामिल किया गया, हटाया गया, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में से लघु संविधान संशोधन और सबसे व्यापक संशोधन इसे भारत में कहा जाता है, क्योंकि इससे बड़ा संशोधन अभी तक भारतीय संविधान में नहीं हुआ है। संशोधन भी पूछे गए यूपीएसआई के हर शिफ्ट में बेटा, है ना। 44वां संशोधन 1978 में हुआ था, आपातकालीन प्रावधानों में बदलाव कर दिया गया था। 86वां संविधान संशोधन 2002 में शिक्षा अधिकार से संबंधित था, ये मैं बता चुका हूं वैसे अभी, है ना। ये प्रश्न पूछे गए, ये संशोधन भी पूछे गए। जैसे 7वां संशोधन 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ। 31वां संशोधन 1973 में लोकसभा की सीटों को 545 कर दिया गया, पहले सीटों की संख्या 525 हुआ करती थी। 36वां संशोधन 1975 में बेटा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। 73वां संशोधन 1992 में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 74वां संविधान संशोधन 1992 में नगर निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 100वां संविधान संशोधन 2015 में भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता हुआ था। ये संशोधन पूछे गए हैं, ठीक है। इन संशोधनों पर विशेष आपको बारीकी नजर रखनी है और इसी हिसाब से आपको पढ़ना है, जो मैं आपको प्लानिंग दे रहा हूं, ठीक है। ऐसी हवा में तीर नहीं चलाना मेरे भाई। 101वां संविधान संशोधन 2016 में हुआ था, वस्तु एवं सेवा कर, क्या बोलते हैं इसको, जीएसटी, और लागू कब हुआ था? ये 2017 में। अभी सरकार इसको कह रही है कि भैया हटाएंगे जीएसटी वीएसटी को, है ना। जनता है बहुत ज्यादा महंगा सामान खरीद रही है, सस्ता करेंगे जनता के लिए। कैसा करेंगे? सस्ता करेंगे। 103वां संशोधन 2019 में आया, ईडब्ल्यूएस, आर्थिक आधार पर कमजोर लोगों को, जो जनरल हाई कास्ट के लोग होते हैं, उनको आरक्षण दिया गया इससे, है ना। 104वां संशोधन 2020 में लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण दिया गया। किनको? महिलाओं को। कितना आरक्षण दिया गया? 33% आरक्षण। लेकिन ये लागू नहीं है, आगे जाके लागू होगा, बात करेंगे कब लागू होना है ये, ठीक है। SC ST इसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। 2023 में संशोधन महिला आरक्षण से संबंधित, हाँ ये महिला आरक्षण वाला नीचे है, ये 33% वाला, इससे ऊपर ये SC ST वाला था 2020 में, ठीक है। यानी कि लोकसभा और विधानसभा से SC ST एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया। ये प्रश्न, ये संशोधन पूछे गए जो मैंने लिए हैं। इसके अलावा बात करेंगे सभी संशोधनों पे जो महत्वपूर्ण संशोधन है मेरे भाई। अब देखिए जीएस में क्या पूछा जा रहा है बेटा, जीएस में पूछा क्या जा रहा है। जीएस में छोड़ दीजिए पुराने जमाने के सवाल हो गए, जो बेसिक सवाल हो गए, जो आप रट लेंगे और आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं आएगा बेटा आंसर। जीएस में प्रश्न चाहिए तो ये मैंने निकाले हैं, तो निकाल के ये पाया है कि यूनेस्को धरोहर वाले क्वेश्चन पूछे गए लगातार कई सेटों में पूछा गया। पूछता कैसे है कि इनमें से कौन सा यूनेस्को धरोहर नहीं है, इनमें से भारत का कौन सा ऐसा स्थल है जो यूनेस्को धरोहर नहीं है। यूनेस्को एक संगठन है विश्व भर का, जिसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी, मुख्यालय पेरिस में। ये घोषित करता है यूनेस्को स्थलों को, जो मुख्यालय इसका पेरिस में, वहां से काम करता है विश्व भर में, सुरक्षा भी करता है, ये संरक्षण भी करता है ना। हमारे भारत के भीतर अगर बात करें तो लगभग 43 या 44 है जो यूनेस्को के स्थल है, हेरिटेज साइट है हमारी, है ना। जिसमें एक तो सांस्कृतिक वाले हिस्से, कुछ एक मिश्रित वाला है, इसके अलावा राष्ट्रीय उद्यान जो हमारे हैं वो भी यूनेस्को धरोहर में शामिल हैं, जिनकी संख्या 6 या 7 है, ठीक है। इसके अलावा सबसे ज्यादा मॉन्यूमेंट्स हैं। तो कौन सा यूनेस्को स्थल शामिल नहीं है? ये दरोगा का फेवरेट क्वेश्चन है, कई शिफ्ट में लगातार पूछा गया है। जैसे मैंने लिखा हुमायूं का मकबरा, आप जानते हैं कहां पे? दिल्ली में। अब वो ऑप्शन दे देगा, बताइए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा स्थल यूनेस्को स्थल में शामिल नहीं है, यूनेस्को धरोहर में शामिल नहीं है। तो भैया हुमायूं का मकबरा 1993 में शामिल कर लिया गया था, ठीक है, ये मैंने लिखा। आगरा किला उत्तर प्रदेश में 1983 में शामिल कर लिया गया था। इस तरीके से पढ़ने होंगे क्वेश्चन आपको, जीएस इस हिसाब से तैयार करनी पड़ेगी बेटा आपको। ताजमहल उत्तर प्रदेश में 1983 में शामिल कर लिया गया था, 7 प्राकृतिक स्थानों में आता है ये, ठीक है। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में 1986 में शामिल कर लिया गया था। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं 2003 में शामिल कर ली गई थी, ठीक है। ये सभी यूनेस्को के हेरिटेज साइट हैं और ये पूछे गए, यूपीएसआई में पूछे गए लगातार। इसके अलावा तमाम पेपरों में पूछे गए, पीसीएस तक पूछे जाते हैं मेरे भाई, है ना।
ये प्लानिंग से तैयारी आपको करनी होगी मेरे भाई। जंतर मंतर जयपुर में राजस्थान में 2010 में शामिल कर लिया गया था। महाबलीपुरम के जो स्मारक हैं ये दक्षिण भारत में बहुत फेमस हैं। महाबलीपुरम दक्षिण भारत तमिलनाडु में है ना। 1984 में शामिल किया गया था यूनेस्को हेरिटेज में। कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसे ब्लैक पैगोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लैक पैगोडा। उड़ीसा में बेटा कब शामिल किया गया? 84 में। खजुराहो का स्मारक मध्य प्रदेश में कब शामिल किया गया? 86 में। नालंदा विश्वविद्यालय कब शामिल किया गया? 2016 में शामिल किया गया या 2010 में शामिल किया गया, इसे एक बार चेक कर लेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय आपको बताइए बिहार में काफी प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय है। अभी इसकी दोबारा से पुनर्निर्माण भी हुआ था, मोदी जी गए थे पिछले साल, उद्घाटन भी किया था नालंदा विश्वविद्यालय का। बिहार में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय काफी फेमस है, जिसका निर्माण कुमार गुप्त ने कराया था। गुप्त वंश के एक शासक थे कुमार गुप्त, है ना। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट भी कर दिया था। एक हमारे यहाँ आक्रमणकारी आया था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो किसके साथ? मोहम्मद गौरी के साथ आया था। मोहम्मद गौरी का गुलाम था और ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था। तो इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहते हैं। ऐबक ने 1206 से 1210 तक दिल्ली पे शासन किया। दिल्ली में आया नहीं वो, लाहौर से उसने शासन किया। लाहौर में उसका निधन हो गया, घोड़े से गिर करके मर गया था चौगान खेलते समय, ऐसा हम उसके बारे में पढ़ते हैं। वैसे लाख बख्श के तौर पर कुतुबुद्दीन ऐबक जाना जाता है, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए का लोगों को दान दिया करता था, गरीब जनता की सेवा किया करता था, ऐसा उसके बारे में लिखा गया इतिहास के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। तो इसी का एक सेनापति था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। था कि नहीं था बताइए? बख्तियार खिलजी। जिस सेना बैठी है हमारे सामने भी और ऑनलाइन पे आप बैठे होंगे, बख्तियार खिलजी था। उसने बंगाल पे आक्रमण किया था, उसने बिहार पर आक्रमण किया था। पहले बिहार किसका हिस्सा था मेरे भाई? बिहार बंगाल का हिस्सा था। पहले जो बिहार था वो बंगाल का हिस्सा था, तो बंगाल पे आक्रमण किया था। पहले बंगाल के अंतर्गत नालंदा या पूरा बिहार आता था, तो इसको नष्ट कर दिया था। और ऐसा कहा जाता है कि बौद्ध ग्रंथ के लिए जाना जाता था। बहुत सारे चीनी यात्री आए अलग अलग समय पे, उन्होंने दौरा किया, उन्होंने अध्ययन किया और उन्होंने समझा। खासतौर पे हिंसांग के बारे में हम पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? हिंसांग के बारे में, जो चीन से आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, है ना। हर्षवर्धन उस समय हमारे कन्नौज पे शासन करता था। पेशावर से लगा करके, हरियाणा से लगा करके कन्नौज तक उसका शासन था। अलग अलग उसने राजधानियां बनाई, है ना, उसके पूर्वजों से लेकर के हर्षवर्धन तक अगर हम बात करें तो मेरे भाई। तो भैया वहां से उन्होंने क्या करा? नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया और 6 महीने तक आग जलती रही। लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी इसकी, लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी। आगे बात करते हैं। यूपीएसआई में बेटा जो क्वेश्चंस पूछे गए वो सूचकांक और रिपोर्टर से पूछे गए। कहां से पूछे गए मेरे भाई? सूचकांक और रिपोर्ट। लेकिन पूछा कैसे गया है? लिंग असमानता रिपोर्ट कौन जारी करता है? जारी कौन करता है ये पूछा गया है। उसे इंडेक्स से कोई लेना देना नहीं। भ्रष्टाचार सूचकांक जारी कौन करता है? ये आंसर है आपके सामने। भुखमरी रिपोर्ट जारी कौन करता है? ये आंसर है आपके सामने। मानव विकास रिपोर्ट जारी कौन करता है? ये आंसर है आपके सामने। ये स्ट्रेटजी है, ये प्लानिंग है, ये आपको देखना पड़ेगा, यहां से पढ़ना पड़ेगा, यहां पर रिसर्च करनी पड़ेगी आपको, अगर जीएस में अच्छे क्वेश्चन चाहिए तो, है ना। रटना छोड़ दो, नोट्स बनाना छोड़ दो, आप प्लानिंग से पढ़ाई करो मेरे भाई। 35+ भी आएंगे और 40 तक पहुंचा देंगे हम आपको। जुड़े रहिए आप हमारे प्लेटफॉर्म के साथ, है ना। तमिलनाडु केरल पारिस्थितिक संरक्षण रिपोर्ट पर्यावरणीय संदर्भ में, है ना, ये रिपोर्ट्स पूछी गई हैं। ये 2021 के पेपर उठा के देख लेंगे तो इसमें रिपोर्ट्स पूछी गई हैं बेटा। हर एग्जाम्स में रिपोर्ट को जारी करने वाला पूछा गया है। रिपोर्ट को जारी करने वाला पूछा गया है, ठीक है। आगे देखते हैं अगली क्या, पारंपरिक कलाएं और खेल। भैया यहां से बड़े क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहां से बहुत क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन पूछे गए यहां से, ठीक है। वहां तक जहां ना पहुंचे कवि, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो भाई साहब यूपीएसआई वाला यहां तक पहुंचता है आपको 2.5 नंबर देने के लिए, ध्यान रखना। पारंपरिक कलाओं का मतलब हो गया बहुत पुराने समय से चली आ रही कलाएं, बहुत पुराने समय से चली आ रही कलाएं, है ना। यहां से क्वेश्चन जैसे सिलबम, तमिलनाडु का एक पारंपरिक क्या है? ये लकड़ी की छड़ी से एक युद्ध कला है, लकड़ी की छड़ी से खेली जाती है युद्ध कला, ये पूछा गया है। अब बच्चा वहां तक पहुंचेगा ही नहीं, बच्चे को पता ही नहीं मुझे पढ़ना क्या छोड़ना क्या है। भाई ये पढ़ना पड़ेगा, ये प्लानिंग का हिस्सा है, इसे नोट करिए अपनी कॉपी में आज ही आप, इस हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा। मैंने कह दिया तमिलनाडु, तमिलनाडु के आसपास के और भी राज्यों को पढ़ेंगे हम उसके साथ में, है ना। कौन कौन से राज्यों में? उड़ीसा की भी बात करेंगे, तेलंगाना की बात करेंगे, कर्नाटक की बात करेंगे, केरल की बात करेंगे। वल्लम कली केरल का है बेटा, पारंपरिक नाव दौड़ होती है ये, ठीक है। कुल्थुवड ये केरल में होता है, प्राचीन युद्ध कला है केरल की। जल्लीकट्टू तो सभी ने सुना ही होगा, तमिलनाडु में वैलों की दौड़ है ये, वैलों की दौड़। और एक त्योहार मनाते, पोंगल, मनाते कि नहीं मनाते? पोंगल धान की कटाई से संबंधित है ना, उसी अवसर पर जल्लीकट्टू होता है। इस पर रोक भी लगाई है कई बार, लेकिन फिर भी वहां चल रहा है। ये काफी हजारों साल पुरानी परंपरा, यानी कि यहां से प्रश्न यूपीएसआई में आपके पूछे गए मेरे भाई, ये आपको तैयार करना पड़ेगा। आगे देखिए, अब आ जाइए उत्तर प्रदेश से स्पेशल पे भाई। दरोगा जी कहां बनेंगे आप?
यूपी बनेंगे। हाँ, तो यूपी की जानकारी नहीं पढ़ोगे, पढ़ना पड़ेगा, पढ़वा देगा पेपर वाला तुमसे। तुम दरोगा जी बनोगे बेटा, सिपाही भी बनोगे तो यूपी पढ़ना पड़ेगा तुमको। राजकीय पशु पढ़ना, पक्षी पढ़ना, प्रतीक पढ़ना, यूपी स्पेशल में विधानसभा की लोकसभा की सीटें पढ़ना, उत्तर प्रदेश में प्रमुख मंदिरें पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश में भाषा और बोलियां पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश में मंडल प्रशासनिक इकाई पढ़ेंगे, जौन पुलिस व्यवस्था पढ़ेंगे, प्रशिक्षण स्थल पढ़ेंगे, प्रमुख उद्योग पढ़ेंगे, राज्य के संगठन पढ़ेंगे, अनुसंधान संस्थान पढ़ेंगे। यहां से प्रश्न पूछे गए हैं यूपीएसआई के अंदर, ठीक है। मंदिरों के प्रश्न पूछे गए हैं। भारत माता मंदिर कहां स्थित है 2021 में? उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में? उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा कब दिया गया है? यह प्रश्न पूछा गया है। हिंदी को राजकीय दर्जा कब दिया गया है? यह प्रश्न पूछा गया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि कहां स्थित है? यह प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। ये प्रश्न पूछे गए मेरे भाई, उत्तर प्रदेश से पूछे गए। राजकीय पशु क्या है, पक्षी क्या है, ये प्रश्न पूछे गए। राज्यसभा की सीटें कितनी है उत्तर प्रदेश के अंदर, ये वाले प्रश्न पूछे गए। राज्यसभा की कितनी सीटें आती हैं? 31। और लोकसभा की कितनी सीटें आती हैं यूपी से? 100, सॉरी माफ कीजिए, 80 सीटें आती हैं लोकसभा की, है ना। विधानसभा की कितनी सीटें आती हैं उत्तर प्रदेश में? 403 आती हैं। और विधान परिषद की कितनी सीटें आती हैं यूपी में? 100 सीटें आती हैं विधान परिषद की, है ना। मंडलों की बात करें, प्रशासनिक इकाइयों को मंडलों की संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में? 18 है। इस तरीके से बात करेंगे, उत्तर प्रदेश का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। ये आपको हिस्सा बनाना है आपको अपनी प्लानिंग का। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्रश्न पूछे गए, हर पेपर में प्रश्न पूछे गए। जैसे नाटो हो गया, सार्क हो गया, आपके सामने स्थापना लिख रखी है। ब्रिक्स के बारे में क्वेश्चन पूछे गए। G7 आप पढ़ेंगे, G20 के बारे में आप पढ़ेंगे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन आप पढ़ने हैं। इसके अलावा जैसे सार्क के बारे में भी आपको पढ़ना है, ठीक है। एक आसियान पढ़ते हैं हम, आसियान के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ये प्रश्न पूछे गए यहाँ से लगातार। जैसे आधुनिक इतिहास की मॉडर्न हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। अब भाई हिस्ट्री तो बहुत बड़ी है, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन फिर भी सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में लॉर्ड विलियम वेंटिंग ने कर दिया था। ये प्रश्न पूछा गया कई पेपरों में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में ये पूछा गया ईश्वरचंद विद्यासागर ने। वैसे लॉर्ड कैनिंग ने ये कानून बनाया था। कानून किसने बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। और प्रयास किसने किया था? ईश्वरचंद विद्यासागर ने। एक शारदा अधिनियम था, ये बाल विवाह निषेध से संबंधित था 1929 में। 1929-1930 में ये लागू हुआ था, है ना। डॉक्टर हरविलास शारदा थे एक, इन्होंने प्रयास किया था बच्चों की उम्र को लेकर के, भाई जो शादी की उम्र है उसके बारे में। 1920 में असहयोग आंदोलन, है ना, डिटेल से पढ़ेंगे, ये तो वर्ष हैं। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924, कामागाडू घटना 1914 में, गदर आंदोलन 1913 में, स्वदेशी आंदोलन 1905 में, बंगाल विभाजन भी पढ़ेंगे 1905 में पढ़ेंगे बेटा, सवर्ण आंदोलन 1930 में। यानी कि यहां से प्रश्न पूछे गए मॉडर्न हिस्ट्री में, अलग अलग शिफ्ट में, अलग अलग सेट में, ठीक है। आगे बात करते हैं, जनगणना के बारे में भी प्रश्न पूछे गए मेरे भाई। कहां से प्रश्न पूछे गए बेटा? जनगणना से प्रश्न पूछे गए, ठीक है। 1911 से 1921 के बीच में वृद्धि दर 8.10%, ऐसे महामारी दशक भी कहा जाता है। कैसा दशक कहा जाता है? महामारी दशक, यानी कि महान विभाजक वर्ष। भारत के जनगणना के इतिहास में महान विभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? सोनू भाई पानी पी लो, दरोगा बनना है आपको। 1911 से 1921 महान विभाजक वर्ष। इस समय बेटा महामारी का मतलब बीमारियां फैल गई थी भारत में, और इस समय जो बीमारी फैल गई थी वो स्पेनिश फ्लू पढ़ते हैं, एक बीमारी भारत में फैल गई थी। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। तो जो वृद्धि दर रही वो सबसे कम रही इस जनगणना में 1911 से 1921 के बीच में, भारत के अभी तक के जनगणना के इतिहास में। 1971 में वृद्धि दर कितनी रही जनगणना में? 25.10%, और 81 में वृद्धि दर 24.6% की वृद्धि दर रही। इस हिसाब से प्रश्न पूछे गए हैं जनगणना में। आपको वो नहीं रटने बच्चों वाले क्वेश्चन, इस हिसाब से जनगणना पढ़ेंगे कि कहां पे वृद्धि दर ज्यादा थी और कहां पे वृद्धि दर कम थी मेरे भाई, है ना। यहां से प्रश्न पूछे गए। इकोनॉमी में बात करें तो देखिए उदारीकरण के बारे में, और सबसे ज्यादा अर्थशास्त्र की बात करें जीएस में, जो बेटा इकोनॉमी का सेक्शन है जीएस में, वहां से जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स के पॉइंट रहते हैं ना बजट को लेकर के, वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे हैं। पुराने 2021 के जो एसआई के आपके एग्जाम हुए हैं वो बजट के क्वेश्चन बहुत पूछे हैं इकोनॉमिक्स में, करंट के। तो जैसे पेपर दिसंबर में होगा, जनवरी में होगा, जब भी होगा, जो लेटेस्ट बजट रहेगा उस बजट से आंकड़े और पढ़ने होंगे हमें सही करने के लिए, ठीक है। उदारीकरण, हमारी अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था। भैया आरबीआई के बारे में, उसके कार्य सभी पढ़ लेने, रट लेने, आरबीआई के क्या क्या काम है। भैया नाबार्ड के काम पढ़ लेने हैं सभी, है ना। बजट के बारे में पढ़ लेना है, ये इकोनॉमी से सवाल पूछे जाएंगे और पूछे गए हैं। मुगल साम्राज्य की बात करें 1526 से 1857, या वाकई आगे तक रहा। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर सेकंड था।
नीतियां क्या क्या रही मुगल साम्राज्य में, कर व्यवस्थाएं कौन कौन सी प्रसिद्ध थी, शासक कौन कौन से थे, विदेशी संबंधों के ऊपर बात करेंगे, उत्तराधिकार के ऊपर बात करेंगे। ये मुगल साम्राज्य में पढ़ेंगे, ये टॉपिक है मुगल साम्राज्य के जो एसआई में पूछे गए। ठीक है, रटना नहीं है वो लड़ाई जब भई, वो लड़ाई जब भई, वो नहीं पूछ रहा है लड़ाई बड़ाइयों को, वो अंदर की बात पूछ रहा है, अंदर के त्योहारों की बात पूछ रहा है, अंदर की नीतियों की बात पूछ रहा है, उत्तराधिकार पूछ रहा है, वर्षों को पूछ रहा है यूपीएसआई वाला। ये पढ़ेंगे हम, आपको ये बताएंगे आपको। ठीक है, मुगल साम्राज्य के बारे में चर्चा करेंगे। स्टैटिक जीके, भाई स्टैटिक जीके से भी कुछ ना कुछ वो प्रश्न रख देता है। मैसूर राज्य के बारे में कई शिफ्टों में प्रश्न पूछ लिए थे, इस वजह से मैंने ये लिखा है दक्षिण भारत में, है ना। विजयनगर साम्राज्य से भी कई प्रश्न उसने पूछे, कई शिफ्ट में पूछे विजयनगर साम्राज्य के, तो इसका भी अध्ययन करेंगे। इसके सारे प्रश्नों को लाएंगे, पूरा पोस्टमार्टम करके लाएंगे आपके सामने। ठीक है, इस तरीके से ये सारे प्रश्न पूछे गए। भाई ये कुछ लाइनें हैं आपके सामने। असफलता और कठिनाइयां केवल उसे परखती हैं जो अपने लक्ष्य पर क्या रहता है, अपने लक्ष्य पर भाई अडिग रहता है। आप योद्धा की तरह अडिग रहेंगे तो आपके सामने क्या चीज आएंगी, कठिनाइयां तो आएंगी आएंगी आपके जीवन में, कठिनाइयां आएंगी और आपको क्या मिलेगी, असफलता भी आपको मिलेगी, लेकिन आपको पीछे नहीं हटना है। ये किसने कही है ये बात, रामधारी सिंह दिनकर साहब ने कही है, और इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है रश्मि रथी। ये रश्मि रथी से लिया गया पॉइंट है। कहां से लिया गया है ये, रश्मि रथी से। कर्ण ने कभी मजबूरी को अपनी वीरता पर हावी नहीं होने दिया। कर्ण के बारे में पढ़ना, रामधारी सिंह दिनकर ने, ये भी किसकी लाइन है, रामधारी सिंह दिनकर की, और कौन सी रचना में लिखा है इन्होंने, रश्मि रथी में। यानी कि रश्मि रथी का जो आधार है रामधारी सिंह दिनकर का, वो कर्ण के बारे में लिखा है, दानवीर कर्ण के बारे में। ऐसा कहा जाता है हमारे भारत में सबसे महान दानवीर जो था वो कौन था, कर्ण था। यानी कि अर्जुन एक तरफ था और कर्ण एक तरफ था। कर्ण का मित्र कौन था, दुर्योधन था, जो कि कौरवों की सेना में थे। ठीक है, और अर्जुन दूसरी तरफ था, यानी कि 5 पांडव जो भाई थे। हालांकि मां दोनों की एक ही थी, ऐसा ही है क्या, मां इनकी एक ही थी, मां का नाम था कुंती। लेकिन भाई उसकी अपनी मित्रता थी कर्ण की किसके साथ, दुर्योधन के साथ में। तो उसने वचनबद्धता थी उसकी वीरता को लेकर के कि भाई अंतिम समय तक अगर साथ देना है तो अपने मित्र का साथ दिया जाएगा। और दुर्योधन ने उसे राजा बना करके रखा था, तो अंतिम समय तक वो लड़ा तो किसकी तरफ से लड़ा था, कौरवों की तरफ से लड़ा था। ठीक है, तो आपको भी मैदान में डटे रहना है मेरे भाई। ये रश्मि रथी आप पढ़ना कभी, बहुत इंटरेस्टिंग। कभी हार मत मानो, क्योंकि हर रात के बाद क्या होती है, हर रात के बाद सुबह होती है। ये प्रसिद्ध एक लेखक हैं जिनका नाम है दुष्यंत कुमार, उन्होंने कहा है कभी हार नहीं माननी है। जिंदगी ने सिखाया है मुझे मुस्कुराना, और मुस्कुराते रहो चाहे हालात कैसे भी हों। ये किनकी लाइन है, वसीम बरेलवी साहब की। ये भी बहुत प्रसिद्ध शायर है हमारे देश के, बहुत प्रसिद्ध शायर है। तो बेटा आज की क्लास में जो हमने डिस्कस किया है, ये प्लानिंग की क्लास है, ये स्ट्रेटेजी की क्लास है। आप समझ रहे होंगे भाई, समय पूरा लग गया, लेकिन इसमें जो डिस्कस किया है वो कितना डिस्कस किया, कितने पेपरों की रूपरेखा बताइए आपको, 15 यूपीएसआई के पेपरों की भाई, ये मेरे भाई रूपरेखा आपको बताइए। इसके अलावा आपको 2016 के एग्जाम, 2017 के, 2014 के, 2011 का एक प्री पेपर था, 14 का मेंस पेपर था, 2017 2016 के इनके पेपर जो यूपीएसआई के, उनको भी डिस्कस करेंगे आगे चल करके बीच में, है ना। हिंदी का भी एक पूरा वीडियो लाएंगे प्लानिंग का। तो प्लानिंग ये होनी चाहिए आपको जीएस को कवर करने के लिए। और जीएस में प्रश्न कहां से आ रहे हैं हम तो आपको कराएंगे। हमारे साथ आप जुड़े रहिए, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने मित्रों और दोस्तों के साथ, ठीक है। और इनका आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बना रहेगा। आप खुशहाल रहें, मस्त रहें, शानदार रहें और जिंदाबाद रहें, ठीक है। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। ये पहली वीडियो थी हमारी आज की। अगली वीडियो आपको लगातार मिलेगी, मैथ के भी मिलेंगे, रीजनिंग के अलग अलग टॉपिक, सारे टॉपिक मिलेंगे और बिल्कुल निःशुल्क मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अगली वीडियो में। फिर भी कोई त्रुटि हो गई है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हम। बताइएगा आपको कहाँ पे दिक्कत लगी, कहाँ पे कमी लगी, तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, उनमें अगली वीडियो में हम सुधार करेंगे। बाकी का प्रैक्टिस सेट लेकर के आते रहेंगे। सभी को राधे राधे, नमस्कार।